वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। तो अब हमारे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस खत्म हो गए हैं। हमने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लिए हैं और डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लिए हैं। आगे चलते हैं और हमारी जो तीसरी कैटेगरी है वो है आपकी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। तो स्ट्रिंग क्या होती है? यहाँ पर आई एम यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या चीज होती है? तो स्ट्रिंग कुछ भी नहीं है, ये कुछ बाइट्स हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ वर्ड्स हैं जो हमने कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर रखी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में ये एक मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, एक मेमोरी ब्लॉक है। इस पहली वाली लोकेशन का एड्रेस है 2000। ऑफसेट एड्रेस ही मैं अज्यूम कर लेता हूँ, सेगमेंट एड्रेस कॉमन रहेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि सेगमेंट एड्रेस है 5000। अगली वाली लोकेशन आपकी क्या हो जाएगी? 5000 एज इट इज आएगा और अगली लोकेशन नेक्स्ट लोकेशन रहेगी तो 2001। अगली लोकेशन क्या हो जाएगी आपकी? 2002। अगली लोकेशन क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 2003 और उसके बाद में अगली लोकेशन हो जाएगी 2004 और फिर मेरे पास में 2005। मान लीजिए इन 6 मेमोरी लोकेशंस पे 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। तो लेट से मैथ्स के लिए सबसे पहले मेरे को पता है पहली लोकेशन पे जो भी मार्क्स मिलेगा वो मेरे मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आउट ऑफ 100 वो 93 मार्क्स हैं। 2001 में जो 2001 है वहां पे कोई सब्जेक्ट 2 है, उसके मार्क्स हैं। तो मान लीजिए उसमें हम इतने अच्छे नहीं है तो यहाँ पर आ गए 71। फिर आपका 2002 है, मान लीजिए एक और सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम अच्छे हैं तो यहाँ पर हमारे मार्क्स हो गए 94 आउट ऑफ 100। 2003 पर फिर एक रैंडम नंबर मैं अज्यूम कर लेता हूँ तो लेट से इट इज 73। 2004 पर मेरा सब्जेक्ट नंबर 5 होगा, सो लेट से इट इज 74। और 2005 पर मेरा एक और सब्जेक्ट होगा तो लेट से इट इज 89। तो इस तरीके से ये मेरी 6 लोकेशंस हैं, 6 कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस हैं और यहाँ पर मेरे को किसी मेरी मार्कशीट के 6 सब्जेक्ट से किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे अरेंज्ड है, एक तरीके का डेटा है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग बाइट भी होती है और स्ट्रिंग वर्ड भी होता है। तो अगर 8 बिट का डेटा है, एक ही मेमोरी लोकेशन पर डेटा है, तो वो हो जाएगा स्ट्रिंग बाइट। और अगर 16 बिट का डेटा है तो 2 मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा। तो अपन इसको साथ में बोलेंगे कि ये एक ही नंबर है 7193। यहाँ पर ये एक ही नंबर है 7394। ये क्या हो गया आपका? कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे 16 बिट का डेटा हो गया, तो स्ट्रिंग वर्ड हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग को हैंडल कैसे करता है आपका प्रोसेसर? तो ऑब्वियसली कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर जो है वो आपका यूज करेगा। तो इसमें से पहला इंस्ट्रक्शन जो है हमारा वो है आपका आरईपी इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहला इंस्ट्रक्शन जो हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में पढ़ रहे हैं वो है आपका आरईपी। आरईपी एक रिपीट इंस्ट्रक्शन है। आरईपी स्टैंड्स फॉर रिपीट और ये एक प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन है। तो आई शुड बी राइटिंग रिपीट इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स। अब ये क्या चीज होती है थोड़ा अब हम समझते हैं। तो प्रीफिक्स वर्ड का मीनिंग तो हमको पता ही है, प्रीफिक्स मतलब हम इसे किसी इंस्ट्रक्शन के पहले लगा देंगे। तो अभी थोड़ी देर से मैं एक इंस्ट्रक्शन पढ़ने वाला हूं, मूव एसबी। हम उसमें इसका जनरल यूज करते हैं। तो लेट से मैंने लिखा आरईपी और फिर इसके बाद मैं एक और इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, कोई भी इंस्ट्रक्शन में लिख सकता हूं। जनरली ये आरईपी इंस्ट्रक्शन यूज होता है मूव एस बी या मूव एस डब्ल्यू इंस्ट्रक्शन में। तो ये क्या होता है वो अलग एक बात है, उसको अपन तब पढ़ेंगे। अब ये बिकॉज ऑफ दिस आरईपी इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन रिपीटेटिवली बार बार सेम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? तो ये एग्जीक्यूट होगा CX टाइम्स। तो रिपीट फॉलोड इंस्ट्रक्शंस कितना टाइम्स? CX टाइम्स। तो यानी जब भी आप रिपीट CS टाइम्स, तो जब भी आप रिपीट इंस्ट्रक्शन का यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप रिपीट कर रहे हैं फॉलोड इंस्ट्रक्शन को। कितनी बार उसको एग्जीक्यूट करेंगे? जितनी भी CX में वैल्यू होगी। तो जब भी आप REP इंस्ट्रक्शन का यूज करने जाएं तो हमेशा CX में जितनी भी बार आपको, लेट से इस इंस्ट्रक्शन को मुझे 10 बार एग्जीक्यूट कराना है तो मैं एक और इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर पहले ही लिख दूंगा कि मूव CX 10। ठीक है, अगर ये डेसिमल में है तो, और अगर हेक्साडेसिमल में लिखना होता तो आई शुड बी राइटिंग 0AH। तो मैंने यहाँ डेसिमल ही मान लिया, तो मूव CX 10। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है कितनी बार चलेगा? 10 बार चलेगा। अब कुछ और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आरईपी जैसे ही होते हैं। तो एक और इंस्ट्रक्शन होता है आरईपी जैसा ही, जो होता है आपका REPZ। तो REP तो फिर से वही है, रिपीट प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन। और Z जो है वहां पे ये आपका इंडिकेट कर रहा है जीरो फ्लैग को। तो रिपीट इफ, एक और वर्ड यहां पे मैं लगा देता हूं,
रिपीट इफ जीरो फ्लैग इज सेट। तो जब तक जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 बनी हुई है, जब तक आपका रिजल्ट 0 बना हुआ है, तब तक, और साथ में जो भी फॉलोड इंस्ट्रक्शन है, तो लेट्स से इसके साथ में मैंने एक यूज किया कंपेयर इंस्ट्रक्शन CMPS, ठीक है। तो जब तक ये CMPS भी अभी थोड़ी देर से हम पढ़ेंगे, तो लेट्स से मैंने एक इंस्ट्रक्शन यूज करा CMPS B या CMPS W, आगे पढ़ेंगे इसको। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ये CX टाइम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एक कंडीशन है, हर बार ये जो CMP है ये आपका क्या करता है, कंपेयर करता है। तो कंपेयर करने के बाद अगर रिजल्ट 0 आया तब तो आगे चलेगा, लेकिन मान लीजिए आप दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं और रिजल्ट जो है वो बराबर नहीं है दोनों नंबर्स, तो जीरो फ्लैग जो है वो रीसेट हो जाएगा और ये ऑपरेशन वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन जो है वो ये है, फर्स्ट कंडीशन फॉर REPZ, पहली कंडीशन ये है कि जीरो फ्लैग जो है वो क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। और साथ में एक और कंडीशन है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, एंड ऑपरेशन लगा रहा हूं, साथ में एक और कंडीशन है जो हमेशा फुलफिल होनी चाहिए, वो है आपकी कि कैरी, सॉरी नॉट कैरी फ्लैग, जो CX रजिस्टर है मेरा, वो CX रजिस्टर में जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि CX की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब दोनों ही इंस्ट्रक्शन के केस में जो CX है वो आपका ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट होगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। CX क्या होगा आपका, जब एक बार इंस्ट्रक्शन चल गया, जब एक बार मूव SB इंस्ट्रक्शन चल गया, जब आपका CMPS SB एक बार चल गया, तो जब भी एक बार ये चलेगा तो CX की जो भी वैल्यू थी, पहले 10 थी, 9 हो जाएगी, एक और बार चलाएंगे 8 हो जाएगी। तो CX जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका REPZ। अब एक और इंस्ट्रक्शन होता है आपका, जो होता है आपका REPNZ, तो शायद आपने समझ लिया होगा। तो REP जो है वो क्या है आपका, फिर से रिपीट है, N जो है वो नॉट है, सो यहां पे मैं लिखूंगा रिपीट, N जो है वो है नॉट, और Z जो है वो मेरा 0। तो यहां पर अब दो कंडीशन है, ये इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करेगा आपका, जीरो फ्लैग की जो वैल्यू है, जीरो फ्लैग जो है वो आपका 0 होना चाहिए, तो नॉट 0 फ्लैग सेट, यहां पे मेरे को लिखना चाहिए नॉट 0 फ्लैग। तो इफ जीरो फ्लैग इज नॉट सेट, जीरो फ्लैग की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है, ठीक है। और साथ में एक और कंडीशन है भाई, और ये वही कंडीशन है जो रिपीट वाली है कि CX की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, 0 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन चलाएंगे आप आगे, जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो हम एक और इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे SCAS, B और W कुछ भी हो सकता है, आगे पढ़ेंगे इसको तभी चर्चा करेंगे। तो ये जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी काम करता है, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा आपका, तब तक चलेगा जब तक जीरो फ्लैग की वैल्यू कितनी है, 0 है, और साथ में CX की वैल्यू कितनी है, 0। और यहां पर भी CX जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, ठीक है। तो यहां पर ये तीन इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ लिए हैं। ये तीनों ही इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके कैसे इंस्ट्रक्शंस है, रिपीट इंस्ट्रक्शंस है। रिपीट नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को देखना है, CX को। रिपीट इफ जीरो फ्लैग इज सेट, तो दो चीजें देखनी है, जीरो फ्लैग भी देखना है, उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, और साथ में CX जो है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए। और तीसरा एक और कंडीशन है रिपीट एनजेड, तो रिपीट एनजेड के अंदर जो है वो जीरो फ्लैग जो है वो 0 होना चाहिए, रीसेट होना चाहिए, और साथ में CX जो है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए। अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो आगे इस चैप्टर में जब हम आगे चलेंगे, थोड़ा आगे चलेंगे, प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, वहां पर हम स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कुछ प्रोग्राम हम लिखेंगे, तो वहां वापस से आपको REP इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, और ये वाले इंस्ट्रक्शंस भी अपन यहाँ पे अभी समझ लेंगे इसी वीडियो में, लेकिन आगे हम इनका यूज करेंगे और पूरा पूरा प्रोग्राम इनकी हेल्प से बनाएंगे। तो अभी हमने रिपीट इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है, अब हम बात करते हैं एक और इंस्ट्रक्शन की, जो है आपका मूव इंस्ट्रक्शन। तो MOV तो हम बहुत बार पढ़ चुके थे, लेकिन MOV के बाद में अब यहाँ पे आ गया S, और इसके बाद में आ गया है B। इसका एक और वेरिएंट होता है जो कि होता है आपका मूव, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग एंड W स्टैंड्स फॉर वर्ड। लिख लेते हैं अपन इसे। तो पहला वाला जो है वो हो जाएगा मूव, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग, तो मूव स्ट्रिंग, और ये है आपका बाइट, B स्टैंड्स फॉर बाइट। और यहाँ पे आपका मूव, ये हो जाएगा आपका स्ट्रिंग, और W स्टैंड्स फॉर हो जाएगा आपका वर्ड।
वर्ड मतलब हम बात कर रहे हैं 16 बिट्स की, और जब हम बात करते हैं बाइट्स की तो हम हमेशा बात करते हैं 8 बिट की। ठीक है, तो हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मूव एसबी को हम लेके चलते हैं और मूव एसबी से समझने का प्रयास करते हैं। तो मूव एसबी जो इंस्ट्रक्शन है, मूव एसबी इंस्ट्रक्शन ये साथ में ही है, सो आई शुड बी राइटिंग इट, फिर से मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एसबी अलग से नहीं है, तो ये मूव एसबी साथ में ही है। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा आपका, ये इंस्ट्रक्शन ईएस एक्स्ट्रा सेगमेंट वाली मेमोरी लोकेशन में जाएगा। उस एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर जो ऑफसेट एड्रेस मिलेगा वो उसे डीआई रजिस्टर से मिलेगा, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर में से, और इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर जो भी डेटा है वो डेटा मूव होके कहाँ आ जाएगा, मेरा डेटा सेगमेंट के अंदर, यहाँ पे एक और मेमोरी ऑफसेट एड्रेस है एसआई, इस लोकेशन पे आ जाएगा। उसके बाद में एसआई की जो वैल्यू है और डीआई की, सिर्फ एसआई और डीआई, डीएस और ईएस में हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, वो जो है या तो +1 हो जाएगी या फिर -1 हो जाएगी। तो या तो इंक्रीमेंट हो जाएगी या डिक्रीमेंट हो जाएगी। इंक्रीमेंट कब होती है, तो यूनिट 1 में आपको याद होगा कि हमने भाई एक डायरेक्शन फ्लैग पढ़ा था। ठीक है, तो डायरेक्शन फ्लैग की जो वैल्यू है, डीएफ की जो वैल्यू है, अगर वो 0 है तो आपका ये इंक्रीमेंट होता है। तो एसआई और डीआई की जो भी करंट वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1। और अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू आपने जो है वो क्या करा रखी है, 1 करा रखी है, तो फिर ये डेटा ट्रांसफर के बाद में आप जो है एसआई और डीआई को क्या कराएंगे, डिक्रीमेंट बाय 1 कराएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अगर इंक्रीमेंटेड मेमोरी लोकेशंस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रिंग नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो फिर आप क्या यूज करेंगे, डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 1 यूज करेंगे। अगेन हम कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी दो मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं अपन। तो यहाँ पे लेट से एसआई की वैल्यू में अज्यूम कर लेता हूं वो है 500। ठीक है, और इस 500 वाली मेमोरी लोकेशन पे मैं कुछ डेटा अज्यूम कर लेता हूं, लेट से ये F7। इसी तरीके से मेरी डीआई की वैल्यू है, वो मैं अज्यूम कर लेता हूं वो है 600। सो आई शुड बी राइटिंग 0500 एंड 0600। यहां पर कुछ मैं मान लेता हूं, लेट से यहां पर है B2। ठीक है, और दोनों ही केस में मैं मान लेता हूं कि डीएस और ईएस सेम वैल्यू के हैं और उसकी वैल्यू है 2000। तो एक ही सेगमेंट में फिलहाल हम काम कर रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट बिल्कुल हो सकते हैं बट अभी एक ही सेगमेंट मान लेते हैं। तो एक ही मेमोरी ब्लॉक के अंदर 500 वाली लोकेशन पे F7 है और 600 पर कितना है, B2। ठीक है, और ये SI की वैल्यू है और ये आपके DI की वैल्यू। अब जब आपका ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा मूव एसबी, तो सबसे पहले DI के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहां हो जाएगी, SI में चली जाएगी। तो SI का जो F7 है वो यहां से अब क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और F7 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, B2। यहाँ पे आ जाएगा B2। ठीक है, तो ये B2 उठ के कहां आ गया, ऊपर, और F7 गायब हो गया। क्या ये B2 भी गायब होगा, नहीं, डेटा कॉपी होगा। तो B2 एज इट इज बना हुआ है और DI में ये डेटा आ गया। इसके बाद में जो SI है वो 500 नहीं रहेगा, अब वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है। तो SI और DI दोनों ही इंक्रीमेंट होंगे। तो SI की वैल्यू 500 ना रह के अब कितनी हो जाएगी आपकी, अपडेट हो जाएगी, और ये हो जाएगी 0501। साथ में DI भी अपडेट होगा, तो DI भी 600 नहीं बचेगा, 0600 नहीं बचेगा, वो बचेगा 0601। तो अगर आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है कि मूव एसबी इंस्ट्रक्शन आपने एग्जीक्यूट किया है, एक ही बार एग्जीक्यूट किया है, और आपको अगर बोला जाए कि भाई डीएस की ये वैल्यू है, एसआई की ये वैल्यू है, डीआई की ये वैल्यू है, ये सभी पैरामीटर्स आपको दे दिए जाए, और आपको बोला जाए कि भाई मेमोरी में क्या डेटा मिलेगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, या फिर एसआई की क्या वैल्यू मिलेगी या फिर डीआई की क्या वैल्यू मिलेगी, तो ये सिंपल सा तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हैं। और डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। सेम एग्जांपल में अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 1 होती तो ये एसआई जो है कॉपी तो होता डेटा, यहीं से B2 जो है वो यहाँ पे आता, लेकिन एसआई की वैल्यू ऑफ 500 की बजाय -1 हो जाती, तो ये हो जाता आपका 04FF। और अगर डायरेक्शन फ्लैग की और ये भी डिक्रीमेंट होके तो ये होता 05FF। तो इस तरीके से आपका डिक्रीमेंट होता अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 1। तो ये हो गया है मेरा मूव स्ट्रिंग बाइट इंस्ट्रक्शन। कौन से इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं मैं, मूव स्ट्रिंग बाइट की। अगर मूव स्ट्रिंग वर्ड होगा तो फिर एसआई और डीआई जो है
वो क्या हो जाएंगे आपके 2 लोकेशन पे से, तो उसको भी समझ लेते हैं अपन यहीं पे। सिंपल सा है, मूव स्ट्रिंग, सॉरी फिर से लिख देता हूं मैं, तो मूव स्ट्रिंग वर्ड है ना, तो ये कुछ भी नहीं है, ये गड़बड़ कर दी मैंने। तो मूव स्ट्रिंग वर्ड। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लोकेशंस का डेटा आएगा। पहली लोकेशन कौन सी आएगी आपकी, ES कोलन DI, और साथ में आएगी आपकी ES कोलन DI प्लस 1। इस 2 लोकेशन से पहली लोकेशन और दूसरी लोकेशन, और डेटा भी ऑब्वियसली 2 लोकेशंस पर जाएगा। तो कहाँ जाएगा आपका, DS कोलन SI, और साथ में आपका जाएगा DS कोलन SI प्लस 1। इन 2 लोकेशंस पे आपका डेटा जो है वो मूव हो जाएगा। अब क्योंकि आप वर्ड कर रहे हो, आप 16 बिट पे ऑपरेट कर रहे हो, तो अब जो यहाँ पे +1 या -1 है वो आपका चेंज हो जाएगा, इधर इट विल बी +2 या फिर -2। डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू अगर 0 है तो +2, और डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू अगर 1 है तो -2। तो इस तरीके से आपका मूव स्ट्रिंग बाइट इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं खत्म, लेकिन अभी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन में कुछ 2-3 और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है इंस्ट्रक्शंस बचे हुए हैं, तो वहां मिलेंगे। थैंक यू सो मच।